नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अपने आंदोलन को और करेंगे तेज। 29 नवंबर को संसद मार्च का ऐलान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राफेल डील पर पार्टी के नेताओं से बोले राहुल गांधी, जब सच्चाई आपके साथ हो डरो मत, भ्रष्ट केंद्र सरकार से लड़ते रहो। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी जवाब दें, राफेल सौदे पर नई रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अपने आंदोलन को और करेंगे तेज। 29 नवंबर को संसद मार्च का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इन सब के बीच किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को गति देने का फैसला किया है। इसके तहत इन संगठनों ने 29 नवंबर को संसद मार्च का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को एक बैठक बुलाई, जिसमें यह तय किया गया कि 29 नवंबर को किसान संसद मार्च करेंगे। इसके अलावा बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा, 29 नवंबर से दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। संसद के इस सत्र के अंत तक 500 चयनित किसान राष्ट्रीय राजधानी में विरोध करने के अपने अधिकारों स्थापित करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हर दिन शांतिपूर्ण और पूरे अनुशासन के साथ संसद जाएंगे। दरअसल किसान लगातार अपने आंदोलन को गति देने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि किसानों ने बैठक बुलाई और कई अन्य फैसले भी लिए और आंदोलन को तेज करने के लिए चर्चा भी की। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि बैठक में 26 नवंबर को और उसके बाद दिल्ली मोर्चे पर और पूरे देश में ऐतिहासिक किसान संघर्ष के 1 साल पूरे होने को व्यापक रूप से मनाने का फैसला किया गया है। वहीं 26 नवंबर संविधान दिवस भी है, जब भारत का संविधान 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल डील पर पार्टी के नेताओं से बोले राहुल गांधी, जब सच्चाई आपके साथ हो डरो मत, भ्रष्ट केंद्र सरकार से लड़ते रहो। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी पार्टी के सहयोगियों से कहा कि वे भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने से न तो डरे और नहीं रुके, क्योंकि हर कदम पर सच्चाई उनके साथ है। राहुल गांधी का यह राफेल सौदे को लेकर फ्रेंच पोर्टल मीडियापार्ट की एक रिपोर्ट के बाद आया है। हालांकि अभी तक इस रिपोर्ट पर रक्षा मंत्रालय या फिर दसॉल्ट एविएशन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस मुद्दे पर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल फ्रेंच पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस डील के लिए दसॉल्ट एविएशन ने सुशेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरो यानी 65 करोड़ रुपए घूस दिए थे। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेस साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में राफेल स्कैम हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। राफेल को लेकर मीडियापार्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दसॉल्ट एविएशन ने साल 2007 और 2012 के बीच मॉरिशस में बिचौलिए को रिश्वत का भुगतान किया। मीडियापार्ट ने जुलाई में रिपोर्ट दी थी कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए के इंटरगवर्नमेंटल सौदे में संदिग्ध भ्रष्टाचार और पक्षपात की संवेदनशील न्यायिक जांच का नेतृत्व करने के लिए एक फ्रांसीसी न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। केंद्र की एनडीए सरकार ने 23 सितंबर 2016 को भारतीय वायुसेना के लिए दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल जेट खरीदने का सौदा किया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी जवाब दें, राफेल सौदे पर नई रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, राफेल सौदे में शामिल एक बिचौलिए को कथित तौर पर घूस दिए जाने संबंधी मीडिया के खुलासे के एक दिन बाद इस मसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। फ्रेंच पोर्टल मीडियापार्ट की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि फ्रेंच विमान निर्माता कंपनी दसॉ ने भारत को 36 राफेल फाइटर जेट बेचने का सौदा हासिल करने के लिए मिडिलमैन को करीब 7.5 मिलियन यूरो का भुगतान किया और भारतीय एजेंसियां दस्तावेज होने के बावजूद इसकी जांच करने में नाकाम रही। रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां बीजेपी ने वर्ष 2014 से पहले, जब कांग्रेस सत्ता में थी, कथित भ्रष्टाचार को लेकर इस पार्टी पर भी निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर इस भ्रष्टाचार पर लिपापोती करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को कहा, इंक का मतलब है आई नीड कमीशन। यह अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है कि यूपीए के कार्यकाल के दौरान हर डील में एक डील थी और वे इसके बाद भी डील नहीं कर सके। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को इटली से जवाब देने चाहिए कि आपने और आपकी पार्टी ने इतने सालों से राफेल को बारे में झूठ फैलाने की कोशिश क्यों की। अब यह खुलासा हो गया है कि वर्ष 2007 से 2012 तक उनकी अपनी सरकार सत्ता में थी जब कमीशन दिया गया। इसमें बिचौलिए का नाम भी सामने आ गया है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है,
ऑपरेशन कवच के मौजूदा खुलासे से मोदी सरकार और सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय के बीच राफेल भ्रष्टाचार को दबाने के लिए संदिग्ध साठगांठ का पता चलता है। गौरतलब है कि मीडियापार्ट ने कथित इनवॉइसेस प्रकाशित किए हैं जो बताते हैं कि दसों ने कथित बिचौलिए सुषेण गुप्ता को गुप्त रूप से कमीशन का भुगतान किया। पोर्टल कहता है, इन दस्तावेजों की मौजूदगी के बावजूद भारतीय संघीय एजेंसी ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया और जांच शुरू नहीं की। मीडियापार्ट की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के पास अक्टूबर 2018 से सबूत हैं कि दसों ने राफेल जेट के बिक्री सौदे को हासिल करने के लिए सुषेण गुप्ता को घूस दी। रिपोर्ट में कहा गया है, सबूत गोपनीय दस्तावेजों में मौजूद हैं जो दोनों एजेंसियों की ओर से एक अन्य भ्रष्टाचार मामले अगस्ता वेस्टलैंड की ओर से वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई का घोटाला की जांच में सामने आए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा राज में काली कंपनियों को सफेद बनाने और राफेल पर नई रिपोर्ट को लेकर प्रियंका गांधी वारा ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने राफेल विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने मंगलवार को इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया। उन्होंने भाजपा का भ्रष्टाचार के हेडिंग के साथ लिखा है, काले धन की सफाई का जुमला देकर भाजपा ने पूरे देश को लाइन में लगा दिया था, लेकिन भाजपा राज में काली कंपनियों को सफेद बनाने और काले कारनामों को छुपाने जैसे कामों की लाइन लगी हुई है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ राफेल मामले में ताज़ा रिपोर्ट से संबंधित विभिन्न खबरें भी पोस्ट की हैं। प्रियंका ने इससे पहले नोटबंदी के मुद्दे पर हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर 5 सवाल दागे थे। गौरतलब है कि 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को देश को संबोधित करते हुए 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया। इस फैसले की वजह से कई दिनों तक आम आदमी को पैसों के लिए बैंकों के बाहर लाइन लगाना पड़ा। प्रियंका ने नोटबंदी को आपदा बताते हुए अपने ट्वीट में पूछा था, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, कालाधन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने बताया, इस बार क्या नया कर रहा चुनाव आयोग, सपा करेगी इसका विरोध। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में जोड़े और काटे गए नामों की जानकारी राजनीतिक दलों को नहीं देने का आरोप लगाते हुए जरूरत पड़ने पर आयोग के खिलाफ धरना देने की चेतावनी दी है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब तक चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने के बाद सूची जारी करता था, मगर इस बार चुनाव आयोग पता नहीं क्यों, किसके दबाव में वो इस सूची को जारी नहीं कर रहा है। अगर हम एक राजनीतिक दल के रूप में आपत्ति करना चाहें, नाम जुड़वाना चाहें, तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हमने शिकायत की है और अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ भी धरना देगी। उन्होंने कहा कि इस बार नई मतदाता सूची में 21,56,262 नाम जोड़े गए हैं और 16,42,756 नाम काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक यही होता रहा है कि नाम काटे और जोड़े जाने के बाद वो सूची सभी राजनीतिक दलों को जारी होती थी। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव तक मतदाता सूची में जोड़े और काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी, लेकिन इस बार क्यों नहीं दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक सवाल पर कहा, सुनने में यह आ रहा है कि चुनाव आयोग में दिल्ली में जितने भी अधिकारी हैं वे सब उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा। अगर 2019 तक राजनीतिक पार्टियों को सूची दी जाती थी तो इस बार क्यों नहीं दी जा रही है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता तैयार है इनको हटाने के लिए। उन्होंने कहा, बिहार का चुनाव सबने देखा, कितने करीब से निकल गया, भाजपा हार गई थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के अन्य जिम्मेदार लोग आयोग गए थे और ज्ञापन दिया था। दिल्ली में भी हम ज्ञापन भिजवाएंगे, उसके बाद इंतजार करेंगे, नहीं तो धरने पर बैठ जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली वायु प्रदूषण काबू करने को खास प्लान, खुले में कचरा जलाने के खिलाफ चलेगा अभियान, पार्किंग चार्ज में होगी वृद्धि। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण लगाम लगाने और मौजूदा उपायों और इंतजामों की समीक्षा के लिए मंगलवार को हुई विभिन्न एजेंसियों के साथ बैठक में कई कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी आप नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली सरकार 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक खुले में कचरा जलाए जाने के खिलाफ एक अभियान चलाएगी। राय ने कहा कि धूल रोधी अभियान का दूसरा चरण 12 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच चलाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि दिल्ली में खुले में कूड़ा जलने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हम राजधानी में 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक खुले में आग के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। इसके लिए 10 विभागों की 550 टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम लोगों से भी अपील करते हैं कि अगर उन्हें खुले में आग जलने की कोई घटना दिखाई देती है तो वे ग्रीन दिल्ली ऐप पर शिकायत करें।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध, मॉल और अन्य निर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्रों में पार्किंग शुल्क में वृद्धि तथा मेट्रो ट्रेनों और डीटीसी बसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर पराली जलाने के मामले में राज्यों की एक संयुक्त बैठक बुलाने का अनुरोध किया है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि बैठक जल्द बुलाई जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 22 को महापंचायत से लखनऊ में दम दिखाएंगे किसान, राकेश टिकैत बोले पूर्वांचल में भी तेज करेंगे आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को अब 1 साल होने जा रहा है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत आयोजित करने जा रहा है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने की हुंकार भरते हुए कहा कि यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और 3 काले कानूनों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। टिकैत ने मंगलवार को कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ पूर्वांचल में भी विरोध तेज किया जाएगा, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के कुछ हिस्से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान विरोधी कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने से 4 दिन पहले 22 नवंबर को लखनऊ में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। बीकेयू संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है और विशेष रूप से नवंबर 2022 से दिल्ली की 3 सीमाओं सिंघू, टीकरी और गाजीपुर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को ट्वीट किया, 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी। एसकेएम की यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और 3 काले कानूनों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब अन्नदाता का आंदोलन पूर्वांचल में भी तेज करेंगे। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की राजधानी में होने वाली किसान की महापंचायत काफी अहम मानी जा रही है। वाराणसी गोरखपुर के बाद अब की राजधानी लखनऊ में हुंकार भरेगी प्रियंका गांधी, दिसंबर में होगी रैली। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव व प्रियंका गांधी दिसंबर में एक बड़ी रैली लखनऊ में करेंगी। चुनावी माहौल को धार देने के लिए नवंबर में ही 2 बड़ी रैलियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करने की तैयारी है। ये रैलियां मेरठ और आगरा में होंगी। इसके बाद बुंदेलखंड के चित्रकूट में रैली होगी। वहीं प्रियंका गांधी जोनवार संवाद कार्यक्रमों में भी शामिल हो सकती हैं। अभी तक प्रियंका गांधी गोरखपुर व वाराणसी में रैलियां कर चुकी हैं। भीड़ के लिहाज से ये रैलियां सफल मानी जा रही हैं। इसी तरह की रैलियां आगरा व मेरठ में की जाएंगी। इनकी तारीखें अगले 1-2 दिनों में घोषित की जाएंगी। वहीं बुंदेलखंड समेत अन्य रैलियां कर आखिरी रैली दिसंबर में लखनऊ में की जाएगी। लखनऊ में होने वाली रैली में ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठी करने की तैयारी है। पहले लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर 19 नवंबर को रैली की योजना बनाई गई थी, लेकिन चूंकि अभी मंडलवार रैलियां पूरी नहीं हो पाई है, लिहाजा अब दिसंबर तक इसे करने की योजना है। वहीं कांग्रेस जोनवार एक संवाद कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसमें पार्टी के बड़े नेता, कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल होंगे और इसमें खुला संवाद होगा। लखनऊ में होने वाला कार्यक्रम 13 नवंबर को हो सकता है। इन कार्यक्रमों में भी प्रियंका गांधी के शामिल होने की चर्चा है। इसके अलावा कांग्रेस 11 नवंबर को पदयात्रा की शुरुआत भी कर रही है। इसका विस्तृत कार्यक्रम बनाया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है, राकेश टिकैत ने साधा निशाना। वो किसानों को देश से अलग मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के किसान आंदोलन पर दिए गए हालिया बयानों पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों को देश से अलग मानते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि 750 के आसपास किसान शहीद हो गए और भारत सरकार की तरफ से एक भी शोक संदेश नहीं आया, तो देश के किसानों को ये लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। टिकैत ने आगे कहा, वो किसानों को देश से अलग मानते हैं। 750 किसान दिल्ली के पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री के घर से 27 से 40 किलोमीटर की दूरी पर शहीद होते हैं तो एक कच्चा बनता है। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने अपने हालिया राजस्थान दौरे में किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान में कहा था कि किसान आंदोलन ने अब तक 600 लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन दिल्ली से एक भी चिट्ठी नहीं आई। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं चला। बहरहाल, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाले इस आंदोलन का नेतृत्व राकेश टिकैत करेंगे। किसान आंदोलन को 1 साल पूरे होने को है, लेकिन किसान कृषि कानूनों की वापसी के बिना घर जाने की तैयारी में नहीं है। किसान सर्दियों के अनुसार अपने टैंक को तैयार करने में लग गए हैं। आंदोलन की आगे की रणनीति बनाने के लिए किसान मंगलवार को एक बैठक करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर सीमा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि सभी टैंक पॉलीथीन और मोटे तिरपालों से ढके जाएंगे, जिससे किसानों को परेशानी न हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, आप किसको बचा रहे हैं? लखीमपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी ने मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यूपी सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत का कहना है कि उसे यूपी सरकार पर भरोसा नहीं है। वो नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश सरकार का न्यायिक आयोग लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच की निगरानी हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से करवाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के बहाने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी किए गए एक वीडियो संदेश में प्रियंका गांधी ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि लखीमपुर हिंसा मामले में यूपी सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, आप किसको बचा रहे हैं? मुख्य अपराधी के पिता आपके साथ मंच पर खड़े रहते हैं, आपके साथ कार्यक्रमों में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है, सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए हो रही है। आप क्या संदेश दे रहे हैं देश को? प्रियंका गांधी ने कहा कि लखीमपुर नरसंहार मामले में स्पष्ट है कि ऊपर सरकार किसानों को कुचलने वालों के साथ खड़ी है। किसानों को कुचलने के मुख्य आरोपी के पिता, गृह राज्य मंत्री, को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संरक्षण प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि न्याय के लिए स्वतंत्र जांच होनी जरूरी है। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को हुई घटना में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस इस मामले में अब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी दलों के कई नेता आज सपा में होंगे शामिल। अखिलेश बोले, नोटबंदी के बाद भी काला धन रुका न भ्रष्टाचार। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को दूसरों दलों के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। अखिलेश यादव की मौजूदगी में कांग्रेस, बसपा और भाजपा के नेता सपा में शामिल होंगे। इससे पहले सपा प्रमुख ने देश में नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में नोटबंदी के 5 साल पूरे होने से नोटबंदी से न काला धन, न भ्रष्टाचार और न ही आतंकवाद रुका। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हुए कहा, नोटबंदी की 5वीं बरसी पर भाजपा उनका खुलासा करे जो काला धन लेकर विदेश फरार हो गए या वहां जा बसे। नोटबंदी से न काला धन रुका, न भ्रष्टाचार और न ही आतंकवाद। उन्होंने कहा, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था व आय बढ़ने का भाजपाई दावा अगर सच होता तो आयकर संग्रहण बढ़ता, पर बड़ा काला धन। जरूरत नोटबंदी की नहीं, नोटबंदी की है। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक ही तब प्रचलन में रहे 1000 और 500 के नोटों को बंद कर दिया था। बाद में सरकार ने उन नोटों के स्थान पर 2000 और 500 के दूसरे तरीके के नए नोट जारी किए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पहले अगस्ता भ्रष्ट था, अब भाजपा की लॉन्ड्री में धुल गया। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़ी इटली की कंपनी से बैन हटाने को लेकर सरकार को घेरा है। पार्टी ने प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार को लेकर दोहरा मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया है। पार्टी ने सवाल किया कि क्या पीएम की इटली यात्रा के दौरान कोई डील हुई है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार पर तंज करते हुए कहा कि पहले अगस्ता भ्रष्ट था, अब भाजपा लॉन्ड्री में धुलकर साफ हो गया है। वहीं पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार भ्रष्ट कंपनी पर मेहरबान क्यों है। वल्लभ ने कहा कि प्रधानमंत्री इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड को एक भ्रष्टाचारी कंपनी कह चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ने पहले इस कंपनी को मेक इन इंडिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने की इजाजत दी और अब कंपनी पर लगाए गए सभी तरह के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम अभी इटली गए थे। वल्लभ ने दावा किया कि वहां एक बैठक में अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में एनए से अजय डोवाल और विदेश मंत्री जयशंकर भी शामिल हुए। पीएम के इटली से लौटने के बाद सभी प्रतिबंध हटा दिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि अब यह कंपनी भ्रष्ट या नहीं। पीएम को देश को बताना चाहिए कि उनकी इस मामले में कोई सीक्रेट डील हुई है या नहीं। इसके साथ पार्टी ने पीएम से देशवासियों से झूठ बोलने के लिए माफी मांगने की भी मांग की है। गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस कंपनी को 1620 करोड़ रुपए दिए थे और 2954 करोड़ रुपए वापस ले लिए थे। ऐसे में यह सवाल है कि सरकार की कंपनी को क्लीन चिट देने के बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चलेगा या नहीं। क्या सरकार केस वापस ले लेगी? पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि सरकार और अगस्ता फिनमेकेनिका के बीच गुप्त समझौता क्या है? क्या अब उस कंपनी से डील करना ठीक है जिसे पीएम और सरकार रिश्वत देने वाली फर्जी कंपनी बता चुके हैं? चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का तंज। नोटबंदी के 5 साल बाद जनता करेगी वोटबंदी, सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां एक दूसरे की कमियां निकालने में लगी हैं। एक दूसरे पर ये दल हमलावर हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कहा है कि प्रदेश में गरीब, भूखे और वंचित वर्ग की जनता इस बार भाजपा के खिलाफ वोटबंदी करेगी और भाजपा को करारा जवाब मिलेगा।
अखिलेश यादव ने हमलावर होते हुए आगे कहा कि अगर नोटबंदी से अर्थव्यवस्था और आय बढ़ने वाली बात सच होती तो आयकर संग्रहण बढ़ता, लेकिन बड़ा सिर्फ काला धन। ऐसे में सपा सुप्रीमो कहते हैं कि प्रदेश में नोटबंदी की नहीं बल्कि खोटबंदी की जरूरत है। बता दें, अखिलेश यादव ने प्रदेश कार्यालय में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी ने अब तक के कार्यकाल में केवल अराजकता फैलाई है और कोई काम नहीं किया। अखिलेश कहते हैं कि नफरत फैलाने के साथ भाजपा ने समाज को बांटने की कोशिश की है। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी झूठ के लिए निरंतर काम करती रहती है।